गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब लोग जानते हैं रेनी सीजन चल रहा है और धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बाजरा उगाना हमारे फील्ड्स में स्टार्ट हो गया है। तो हम एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे थे कि कैसे हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। हमने बहुत सारी प्रोसेस के बारे में बात की। हमने सॉइल प्रिपेयर की, उसके बाद उसमें शॉइल की, ओके। और उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है जो हम करने वाले हैं, देखिए पहले आपने सॉइल को तैयार किया, उसमें सीड्स प्लांट किए। अब हम क्या करें? अब हमको करना है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का एडिशन। देखिए प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर फूड, इनको फूड चाहिए। हम जानते हैं वन ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस से उसकी कमी पूरी नहीं होती है। इट नीड्स एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा कौन देगा भाई? ये देखिए हमारी सॉइल। कौन देगा? सॉइल। जैसे कि इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अमोनिया, ये बहुत तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए। इनकी भरपाई करता है कौन? सॉइल। लेकिन आप ही सोचिए एक छोटे से फील्ड में मैं फसल क्रॉप उगाता जा रहा हूँ, कल्टीवेट करता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो इसकी भरपाई करने के लिए हमको उसमें एक्स्ट्रा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है, ताकि जो हमारी क्रॉप है उसकी बेटर ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आज इसी पे डिस्कस करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो होते क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है, सो मैन्योर्स आर नेचुरल एंड दीज आर आर्टिफिशियल। मैन्योर, जिसको देसी खाद के रूप में भी जाना जाता है, दिस इज द वेस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। आपने देखा होगा फील्ड्स में गड्ढा करते हैं और हम पूरे साल भर क्या करते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट है उसको जमा करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो रोटिंग होने लगती है, उसमें वो सड़ने लगता है और सड़ गलने के बाद वो बहुत ही फर्टाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें ऐसी क्या खासियत है? ये क्या करता है, आपकी जो ये यहाँ पे आप देखिए ये जो रूट्स हैं इनको बहुत अच्छे से बाइंड करके रखते हैं। दूसरा, ये जो आपका मैन्योर है वो क्या करता है, यहाँ पे जो सॉइल है उसको पोरस बनाता है। पोरस का मीन्स क्या है? पोरस का मतलब है हैविंग होल्स। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि एयर पास कर सके। भाई देखिए प्लांट भी सांस लेगा, तो जमीन का पोरस होना क्या है? नीडेड है। इसीलिए ये मैन्योर इसको पोरस भी बनाते हैं। अब होते कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि काऊ डंग, बफेलो डंग, जो भी है, आप गोबर जानते हैं, हिंदी में गोबर बोलते हैं, काऊ डंग केक। ओके, तो ये क्या करते हैं आपका, ये आपके मैन्योर बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइजर्स लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, देखिए के डिनोशन है पोटेशियम का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, दीज आर सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में कौन ज्यादा बेटर है। तो नो डाउट मैन्योर्स हमारे अच्छे हैं। तो चलिए इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, So friend, let's discuss about the differences between fertilizers and manure. So first difference is that fertilizers are inorganic salt. अब inorganic क्या होता है? Inorganic मीन्स है कि फर्टिलाइजर्स किसी जीवित चीज के अंश से मिलके नहीं बने होते हैं। ये किसी जीवित चीज का, जीवित प्राणी या ऑर्गेनिज्म का हिस्सा नहीं है। वहीं पे मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। तो आप देख सकते हैं कि मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए जो आपका कैटल डंग है, गोबर है, ह्यूमन का वेस्ट है, प्लांट हैं, ये जीवित चीजों के ही तो अंश हैं। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, जबकि जो मैन्योर्स हैं वो कहाँ पे? फील्ड में एक पिट बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, उसमें ह्यूमन और एनिमल वेस्ट डाला जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपकी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं उनके सड़ने और गलने से
जो फर्टाइल सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ये जनरली ब्लैक कलर का होता है। तो फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, जबकि मैन्योर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा देते हैं। प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा और तेज होती है। जब क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स में इतना ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, इसलिए कंपैरेटिव जैसे लेस ग्रोथ देते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बिकॉज प्लांट नीड नाइट्रोजन और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है नाइट्रोजन है? 78%, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आपके प्लांट हैं उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। दे नीड बैक्टीरिया। राइजोबियम के बारे में आप पढ़ के आए हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से जो रूट नोड्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? वो इस नाइट्रोजन की भरपाई करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से नाइट्रोजन की भरपाई होती है। और जो आपके दाल, जो आपने सुना होगा, ग्राम है, पीस है, मूंग है, ये सब दाल वाले पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, वही इस तरह का नाइट्रोजन कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है? और किस तरीके से हम फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं? इसका एक उपाय है क्रॉप रोटेशन। अगर ये क्या है? क्रॉप रोटेशन। हम क्या करें, एक बार जैसे हमने गेहूं उगा दिया, वीट, ओके, उसके बाद हम ऐसा प्लांट उगाएं, ऐसी क्रॉप उगाएं जिसके न्यूट्रिएंट उस प्रीवियस प्लांट और क्रॉप से क्या हो? डिफरेंट। तो वीट के बाद अगर मैं कुछ करिए यहाँ पे कोई ग्राम चने की फसल उगाता हूँ, ठीक है, तो उससे मुझे फायदा होगा, क्योंकि वीट जो फूड लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, वो डिफरेंट है किससे? ग्राम से। तो देखिए मेरे पास उस न्यूट्रिएंट को पाने का क्या हो जाएगा? मुझे टाइम मिल जाएगा, जो सॉइल है उसको पर्याप्त समय मिल जाएगा। देखिए जब मैं वीट उगाऊंगा उस समय ग्राम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में अपने आप जनरेट होंगे। ठीक है? जब मैं ग्राम उगाऊंगा, कल्टीवेट करूंगा, तो वीट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में क्या हो जाएंगे? अपने आप जनरेट हो जाएंगे। तो उसको टाइम मिल जाएगा अपनी फर्टिलिटी वापस गेन करने के लिए। ठीक है? और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम जो हमारा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, उसको कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। ठीक है? उस पर कुछ उगाए नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो गेहूं का फसल आता है उसके बाद कुछ टाइम तक, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक आपके जो फार्म्स हैं वो खाली रहते हैं, उनमें कोई फसल नहीं होती है। क्यों? ताकि जो आपके प्लांट है वो दोबारा से अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? हमने प्लांट उगा दिया, ठीक है, सीड्स उगा दिए, उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, नाउ वी नीड वाटर। अब हमको वाटर सप्लाई करना है, एंड वाटर सप्लाई प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इरिगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इरिगेशन। तो फोर्थ जो प्रोसेस है आपकी, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, सिंचाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिंचाई। और आपने ये देखा भी होगा, ठीक है, इसके सोर्स भी आप जानते होंगे कौन से हैं? पॉन्ड्स, ठीक है, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स, वेल, कुएं एंड ट्यूबवेल्स। तो ये देखिए ट्यूबवेल सबसे मॉडर्न है, आजकल ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है? कैनाल्स, डैम्स, रिवर्स, वेल, पॉन्ड, these are the sources of irrigation। यहाँ से पानी यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। तो देखिए इरिगेशन वाटर की क्यों जरूरत है? यहाँ सपोज ये रूट्स हैं, तो सॉइल के साथ, यहाँ पे सॉइल के साथ कुछ मिनरल्स होते हैं। अब ये जो प्लांट है आपका, ये मिनरल चाहता है तो ये डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, ये वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं, और वाटर के साथ साथ ये ऊपर आते हैं और सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास पहुंच जाते हैं। यही प्रोसेस है जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट और मिनरल डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच जाते हैं।
इतना क्लियर है। इसके साथ साथ ये इसको वाटर प्लांट को क्या देता है, ये जो आपकी हॉट एयर है उनसे प्रोटेक्शन में भी काम आता है, और एक तरह से ये इसकी लाइफ लाइन है, क्योंकि 90% ऑफ प्लांट में वाटर ही होता है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस जो हमारा पुराना टाइम था उसमें अलग तरीके हुए करते थे हमारे इरिगेशन के, क्या क्या मेथड से वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। पहले तो बड़े बड़े यूटेंसिल्स देते थे, पात्र, और हम मैन्युअली सिंचाई कर दिया करते थे। लेकिन आज टाइम बदल गया है, आज मॉडर्न है, आज हमारे पास टाइम कम है, तो देखिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। उनमें दो सबसे ज्यादा फेमस हुए। फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर irrigation. Second one is drip irrigation, and जो बच्चे, जो स्टूडेंट खेती से थोड़ा जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम क्या है। देखिए स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारे जैसे पानी छोड़ना। तो उसमें होता है क्या, जैसे ये फील्ड, तो इसमें बहुत सारे पाइप्स का कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये पाइप्स के सिस्टम होते हैं, और यहाँ पे इस पाइप को थोड़ा सा हाइट दी जाती है, और उससे फिर फव्वारे की तरह पानी क्या करता है, चारों डायरेक्शन में सिंचाई करता है। आप में से जब बाहर घूमने जाते होंगे तो फार्म्स में देखते भी होंगे कि इस तरह से फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई हो रहा है। ठीक है, ये काफी अच्छा है। लेकिन वहां पे जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो अवेलेबल है। ड्रिप सिस्टम ये ज्यादातर वहां काम आता है जहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में ड्रिप सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे भी इसी तरह से पाइप सिस्टम किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पाइप बिछा दी जाती है, और इन पाइप में छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं। ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, पानी प्लांट्स की रूट में डायरेक्ट छोड़ा जाता है, ताकि आसपास वाली जमीन पे पानी वेस्ट ना हो। तो ये कह रहा है ड्रिप सिस्टम, एंड फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम। सो ये हमने देखा ऑल अबाउट इरिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या है, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, आपने फील्ड में, आपका एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें एक क्रॉप उगाई। ठीक है, और क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी कल्टीवेट हो जाते हैं। होता क्या है कि आपने तो फसल उगाई, लेकिन कुछ अनवांटेड प्लांट्स को भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सभी चीजें मिल जाती हैं और वो उगना स्टार्ट कर देते हैं। इन अनवांटेड प्लांट्स को, ये क्या है, अनवांटेड, जो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हमारे क्रॉप के साथ साथ बड़े हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट्स आर कॉल्ड एज वीड्स। और इनको हटाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग। इनको रिमूव करना है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, वीडिंग। ओके, अब वीडिंग कैसे करें, देखिए पहले जो करते थे वो खुरपी की मदद से करते थे, मैन्युअली जाते थे फील्ड में। ओके, और क्रॉप के बीच में जितने भी अनवांटेड प्लांट हैं उनको खुरपी की मदद से खोद खोद के बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन ये बहुत ज्यादा लेबोरियस, बहुत ज्यादा टाइम लेता था, बहुत ज्यादा मेहनत की। ठीक है, तो इसकी जगह आजकल वीडीसाइड यूज होने लगे हैं। वीडीसाइड्स क्या यूज होते हैं, वीडीसाइड्स, ये केमिकल्स हैं, इनका स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में। ये हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि जो वीड्स हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो ये वीडीसाइड्स यूज होते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं ताकि हमारी क्रॉप में इंसेक्ट्स ना आए। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। हो आपको सभी कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।